के-4 मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण को लेकर चीन से लेके अमेरिका तक सभी देश हैरान हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम लोग के चैनल ज्ञान योगिनी पर। तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानते हैं। ये जो के-4 मिसाइल है, यह परमाणु सक्षम मिसाइल है। इस मिसाइल से हम लोग परमाणु हथियार किसी भी देश के ऊपर ले जाकर छोड़ सकते हैं। और ये जो के-4 मिसाइल है, यह पनडुब्बी से लॉन्च होता है। बहुत सारा मिसाइल थल से लॉन्च होता है, वायु से लॉन्च होता है, लेकिन यह जल से होगा, यानी पनडुब्बी से यह लॉन्च होगा। इसका मारक क्षमता 3500 किलोमीटर बताया जा रहा है। और देखिए, ये जो जिस पनडुब्बी से लॉन्च होगा, उस पनडुब्बी का नाम होगा आईएनएस अरिहांत पनडुब्बी। अब इसी से ये के-4 मिसाइल लॉन्च होगा। आप लोग इस बात को याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आईएनएस अरिहांत और 3500 ये आराम से पूछ सकता है। इसका रेंज 3500 हो गया। अब देखिए, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये सब छोटा-छोटा बात है, आप लोग याद रखिए। चलिए हम लोग इसका चर्चा करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। 1998 में आप लोग को याद होगा कि परमाणु हथियार हम लोग के पास आ गया था। यानी भारत के पास 1998 में पोखरण 2 परीक्षण के बाद परमाणु हथियार आ गया। फिर जब हम लोग के पास परमाणु हथियार आ गया, तो कहीं न कहीं इसको छोड़ना होगा किसी न किसी देश पर। तो किससे ले जाएँगे यह परमाणु हथियार? यानी जिससे हम लोग ये परमाणु हथियार किसी देश के ऊपर छोड़ने के लिए लेकर जाते हैं, वो क्या होता है? वो मिसाइल होता है। वो क्या होता है? मिसाइल होता है। तो वहीं धीरे-धीरे हम लोग 1998 के बाद बहुत सारा मिसाइल बनाना चालू किए। उसमें अग्नि भी मिसाइल है, पृथ्वी भी मिसाइल है। ऐसा करके हम लोग धीरे-धीरे बहुत सारा मिसाइल बनाते गए लोग। आकाश मिसाइल है, ऐसे धीरे-धीरे बहुत सारा मिसाइल हम लोग बना लिए लोग। लेकिन ये सब जितना मिसाइल बनाए लोग, सब मिसाइल क्या था? थल से मारने वाला था या वायु से मारने वाला था। बस 2 जगह से ही मारने वाला था। हम लोग को ज़रूरत था तीसरा जगह से मारने वाला मिसाइल, यानी तीसरा जगह यानी पानी से, यानी पानी मतलब समुंदर से, यानी समुंदर से मारने वाला मिसाइल की हम लोग को ज़रूरत था। तब इस ज़रूरत के अनुसार हम लोग एक मिसाइल बनाए, जिस मिसाइल का नाम रखे के सीरीज़। अब देखिए, जो के सीरीज़ का पहला मिसाइल था, उसका नाम हम लोग रखे के-15 और उसका नाम था सागरिका मिसाइल। अब देखिए, आप लोग ये जो के सोच रहे होंगे, के कहाँ से आया? तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही ये के का नाम रखा गया है। जो पहला के-15 मिसाइल था, जो पहला के सीरीज का मिसाइल था, उसका नाम था के-15 सागरिका और उसका रेंज था 750 किलोमीटर, केवल छोटा सा ही। लेकिन जो अभी के-4 मिसाइल का परीक्षण जो हाल ही में किया गया है, उसका रेंज कितना है? 3500 किलोमीटर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए, इसका मारक क्षमता तो 3500 किलोमीटर हो ही गया, परमाणु क्षमता वाला ये मिसाइल है ही। इसके साथ-साथ यह क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह ठोस ईंधन के ऊपर ये कार्य करता है। इसका देखिए वारहेड क्षमता, अगर जो मानते हैं ये जो मिसाइल है, इसके ऊपर जो हम लोग परमाणु हथियार डालकर दूसरे देश के ऊपर भेजते हैं चलाने के लिए, तो उसी को हम लोग वारहेड क्षमता बोलते हैं। वो कितना है? 2 से लेके 2.25 टन तक इसका वारहेड क्षमता है। मतलब इतना का मतलब कि कोई भी हथियार ले जाकर वहाँ पर डाल सकता है, कोई भी बम ले जाकर यहाँ तक किसी भी देश के ऊपर ये डाल सकता है और इसका हम लोग लॉन्च करते हैं पनडुब्बी से। ये सब आप लोग को धीरे-धीरे मालूम होना चाहिए। देखिए, ये जो पनडुब्बी है के-4 मतलब जो हम लोग का पनडुब्बी है, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाला जो मिसाइल है के-4। अब ये देखिए, ये के-4 जो है अग्नि-3 आपने नाम सुने होंगे अग्नि-3 मिसाइल अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4 ये जो अग्नि-3 मिसाइल है इसका व्युत्पन्न व्युत्पन्न कहने का अर्थ है उससे ही उसके जैसा ही यह लगभग बनाया गया है। थोड़ा-सा आप लोग याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में कभी-कभी ये पूछता है। अब देखिए कि ये जो पनडुब्बी है समुद्र में की कोना में छुपी रहती है और वहाँ से ये मिसाइल लॉन्च करेगी। तो अता-पता नहीं होगा ये समुद्र कहाँ है और कहाँ ये छिपी हुई है ये पनडुब्बी। तो ये देखिए कि कहीं छिपी हुई है, यहाँ से निकला ये यहाँ से निकला हम लोग का के-4 मिसाइल
और यहाँ से गया, ये सतह हो गया, धीरे से निकला और आस-पास में कोई देश हुआ, वहाँ जाकर परमाणु बम गिराया, वह देश बर्बाद, बात खत्म। तो देखिए ये कैसा लंच होता है, किसी को मालूम नहीं चलता है, एकदम अचानक से कोई भी देश पहले से तैयार नहीं रहता है ऐसा समझिए कि हमला के लिए। अब चलिए थोड़ा-सा हम लोग इसका चर्चा करते हैं, रणनीतिक महत्व क्या हो सकता है? देखिए, भारत के पास थल, वायु, समुद्र अब ये तीनों प्रकार के अब ये क्या हुआ तीनों प्रकार के हम लोग के पास मिसाइल आ गया। के-4 मिसाइल आने के बाद, पहले हम लोग के पास केवल 2 प्रकार के ही था, अब हो गया तीनों प्रकार से मिसाइल हम लोग के पास ये आ गया। अब एक और क्षमता हम लोग के पास आ गया कि अदृश्य, क्योंकि देखिए पनडुब्बी कहाँ रहती है किसी को मालूम नहीं चलता है। यानी ये अदृश्य रहती है। क्या रहती है? ये अदृश्य रहती है। यानी अदृश्य होने वाला, गायब होने वाला हम लोग के पास क्षमता आ चुका है अब। अब देखिए दुश्मन हम लोग के भाप भी नहीं पाएगा कि दुश्मन कि हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग की पनडुब्बी कहाँ पर है, कहाँ से परमाणु हमला होने वाला है। अब ये कोई नहीं भाप सकता है, कोई दुश्मन नहीं भाप सकता है। तो समझिए कि ये सब का रणनीतिक महत्व बहुत, बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद देखिए कि अब एक जो भारत ये क्लब में जो समझिए क्लब कहने का अर्थ जो है यानी ये जो प्रीमियम ग्रुप जो है यानी देश के पास ही बहुत लिमिटेड देश के पास ही ऐसा तकनीक है और ये तकनीक अब भारत के पास भी आ गया। अब देखिए 4 से 5 पूरा दुनिया में ऐसा देश है जिसके पास ये तकनीक है और अब भारत के पास भी आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व ये हो जाता है कि यह क्या है? स्वदेशी है। स्वदेशी तकनीक पर ये आधारित है, यानी आत्मनिर्भरता को ये बढ़ावा देगा, यानी मेक इन इंडिया को ये बढ़ावा देगा। तो अब समझिए कि जब हम लोग मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे, यानी जो हम लोग का आत्मनिर्भर रक्षा नीति है, उसको ये बढ़ावा देगा। यानी समझिए कि डीआरडीओ जब ये परीक्षण बहुत सारा करेगा यानी उसके पास एक्सपीरियंस आएगा, वो और अच्छा-सा मिसाइल बनाएगा। जब वो और अच्छा से मिसाइल बनाएगा, तो क्या करेगा मिसाइल के निर्यात करेगा। यानी हम लोग का क्या होगा रक्षा निर्यात बढ़ेगा। तो समझिए कि ये बहुत ही बेहतर कदम हो सकता है। फिर उसके बाद आप लोग देखिए कि चीन की चुनौती और भारत का जवाब। क्योंकि देखिए ये टाइटल बहुत ज़रूरी है, भारत-चीन का रणनीतिक संतुलन। क्योंकि देखिए, हिंद महासागर है, वहाँ पर चीन का धीरे-धीरे दबदबा बढ़ते जा रहा है। अब के-4 मिसाइल जब हम लोग परीक्षण कर लिए, हम लोग के पास आ गया, तो अब क्या होगा कि जो चीन जो होगा, वो सोचेगा कि भारत के पनडुब्बी कहाँ है? कुछ अनुमान नहीं लगा पाएगा, तो इसीलिए वो डरा-डरा रहेगा हिंद महासागर में। ज़्यादा वो कुछ अग्रेसिव काम नहीं करेगा। तो इसीलिए संतुलन बनाए रखने के लिए ये के-4 मिसाइल भी बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के एंगल क्या है। जब समझिए कि कोई भी युद्ध होगा तो हम लोग के पास पनडुब्बी है, वहाँ पर परमाणु हथियार है, धीरे से इसको उठाएँगे और ले जाके इधर पाकिस्तान के आस-पास रख देंगे। पाकिस्तान को भी नहीं पता चलेगा, भारत को पता है ज़्यादा इधर ये कुछ करेगा खदर-बदर, यहाँ से धीरे से परमाणु बम गिरा दीजिए, बात खत्म। तो इसीलिए पाकिस्तान भी डरा हुआ है। अब आता है बांग्लादेश की बारी, तो बांग्लादेश तो पहले हम लोग का दोस्त ही था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उसका रिश्ता बिगड़ चुका है। वहाँ के बहुत ऐसा नेता मतलब है जो भारत के बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, तो अगर ये ज़रूरी पड़ा कि इसके साथ भी यूज़ करने के लिए तो ऐसे तो नौबत नहीं आएगा, लेकिन ज़रूरी पड़ा तो ये भी यूज़ हो सकता है। पूरा ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें कहीं भी पनडुब्बी हम लोग की रह सकती है, देश से जाकर यूज़ हो सकता है परमाणु बम, कोई नहीं रोक सकेगा। तो लेकिन ऐसे यूज़ नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग बांग्लादेश एंगल भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को सोचना है कि आगे की राह क्या हो सकता है। तो देखिए वही है आगे की राह 3500 किलोमीटर का जो रेंज है उसको बढ़ाकर 5000 के आसपास किया जाएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा-सा 5 को एमसीक्यू देख लेते हैं इसके ऊपर। आप लोग यहाँ पर देखिए जो क्विक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है?
वही हो जाएगा शत्रु के हमले के बाद भी सुरक्षित जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता। देखिए, अगर जो मानते हैं कि पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान को पता चल गया कि परमाणु हथियार जो आपको पोखरन में रखा हुआ है राजस्थान के, तो वहाँ वो क्या करेगा, डायरेक्ट हमला करेगा, हम लोग के परमाणु हथियार वो बर्बाद कर देगा। लेकिन पनडुब्बी में जो परमाणु हथियार है वो कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो मानते हैं यह एक मेरा परमाणु हथियार बर्बाद हो गया, लेकिन जब पनडुब्बी धीरे से निकल जाएगी उसको अच्छा खासा से बर्बाद करके चलाएगी। यानी हमला होने के बाद भी हमला कर देना सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहलाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि फोर मिसाइल के विकास और तैनाती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो आप लोग को बताए थे कि अग्नि 3 से ये भी उत्पन्न हुआ है और परमाणु चालित अरिहंत क्लास पनडुब्बी, ठीक है? यानी ये अरिहंत से जो पनडुब्बी जो है, अरिहंत पनडुब्बी, उससे ये छोड़ा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये जो 5 एमसीक्यू है बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप लोग हमेशा याद रखिए इसको। ए फॉर मिसाइल किस सीरीज़ का? तो कलाम सीरीज़ हो गया एपीजे अब्दुल का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़िए अच्छा से। ए फॉर मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? तो आप लोग यहाँ पर देखिए पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको ध्यान रखिए। कौन-सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी को हम लोग बोलते हैं एएसएलबीएम मिसाइल, ठीक है? चलिए, 5वां क्वेश्चन है कि के-4 मिसाइल को मुख्य रूप से किन पनडुब्बियों से दागे जाने के लिए विकसित किया गया है? तो ये अरिहंत क्लास के पनडुब्बी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार इस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर जो किसी को भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगा ऐसा ग्राफ़िक्स वाला, तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, तो समझिए कि हम लोग का काम ही है टीचर लोग का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना। तो आप संपर्क कीजिए और पता कीजिए कि कैसे-कैसे कौन-सा रेट का कौन-सा स्टडी मटेरियल है। अगर जो आप स्टूडेंट हैं, तो भी आप हम लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी का मेरे पास अगर स्टडी मटेरियल बना होगा, तो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।